Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So in this class we shall be continuing with our series of classification of elements and periodicity. So as you all know, in the previous class we had already covered the physical properties related to your atomic radii and the ionic radii. So today I shall be trying to cover your ionization energy. There are three more left. Let me just give you the brief intro. Okay, so we were having the periodic properties and sorry, not the periodic properties, actually the physical properties. So when we were having the physical properties, what we had in the physical property was, चलो इसे से लिख देते हैं. वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ हमारे पास और क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने बोला था कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं किसमें, अपने पीरियोडिक टेबल में, तो हमारे पास आते हैं उसके थोड़े बहुत जो एलिमेंट्स हमने अरेंज किए हैं. अकॉर्डिंग टू देम वी वुड बी हैविंग डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. उसी के अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज करेंगे हमारे एलिमेंट्स को. तो हम बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जिसमें सबसे पहले आता है आपका एटॉमिक रेडियाई. फिर वहीं आपका आता है क्या? आयनिक रेडियाई. ये दोनों टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर. अब हमारे पास जो आता है वो है आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. अब अगर हमें आयनाइजेशन एनर्जी करना है तो आयनाइजेशन एनर्जी तो ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़िया, ठीक है. आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ वी हैव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. वी हैव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. और इसी के साथ हमारे पास एक और जो टॉपिक है वो आता है, आई होप इट शुड बी विजिबल टू यू ऑल. अब आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. ठीक है. तो अब हमारे पास ये सारे जो टॉपिक्स हैं, दीज ऑल वी हैव. ठीक है. जिसमें से हम ऑलरेडी क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं. हम डिस्कस कर चुके हैं अपना एटॉमिक रेडियाई, हम डिस्कस कर चुके हैं आयनिक रेडियाई. आज हम बात करेंगे अपनी आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर. तो हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, व्हाट डज इट वांट फ्रॉम अस, और ये एक्चुअल में होती क्या है. तो कल जब हम लोगों ने बात की थी तो वी वर हैविंग आज इसको डिस्कस करेंगे टॉपिक. एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर आई बिलीव 4. ठीक है. चलो, I guess we had already talked about ionization energy, so I'm not getting it where. Okay, ionization energy के बारे में. So it is a fresh topic for you all. Ionization energy हो क्या सकती है, मतलब कोई भी चीज़, अगर कोई भी एलिमेंट आपका नॉर्मल गैसियस स्टेट, ग्राउंड स्टेट के अंदर बैठा है और आप उसको आयन्स में कन्वर्ट कर रहे हो. यू आर सिटिंग इन अ पोजिशन नॉर्मली, और अब क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे अपनी स्टेबिलिटी गेन करनी है. तो स्टेबिलिटी तो आप कैसे भी गेन कर सकते हो, या तो आप इलेक्ट्रॉन दे दो या फिर आप इलेक्ट्रॉन ले लो. तो जब आप इलेक्ट्रॉन देकर आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाओगे, जब आप इलेक्ट्रॉन रिलीज करके आयन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करोगे, दैट will require some sort of energy, and that amount of energy, or that namely energy, or that particular energy will be known as your ionization energy. इसका मतलब हुआ कि supposedly this is my certain state. कोई भी एक एलिमेंट है जो कि अपनी ग्राउंड स्टेट में फ्रीली बैठा हुआ था. अब उसको रियलाइज हुआ कि बाकी सब लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबल फील कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी स्टेबल फील करूं. इसने स्टेबल फील करने के लिए सोचा
कि अगर मुझे स्टेबल फील करना है तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन की कुर्बानी देनी पड़ेगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपने जहन में से बाहर रिहा करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, अब इसके ऊपर अल्टीमेटली कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। आपको जो बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो हमेशा होगी पॉजिटिव, क्योंकि अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसके बदले हमने इसे एनर्जी दे दी, और अगर एनर्जी सिस्टम को दी जाती है तो दैट बिकम्स योर पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, अब यहीं से एक और बात आती है, और वो बात है, हाँ, यहीं से एक और बात आती है, ये जो आपकी स्टेट है ये होती है आपकी ग्राउंड स्टेट, गैशियस फॉर्म में, तो इसको बोला जाता है गैशियस ग्राउंड स्टेट। अगर कोई एलिमेंट अपनी गैशियस ग्राउंड स्टेट में है और अमाउंट ऑफ एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें, ताकि वो अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या फिर वो अपने आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, उसमें जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई उसको बोला जाता है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सपोजिटली लेट्स टेक एन एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ टेकिंग वी हैव Na। अब Na का सबको पता है 281, ठीक है, ये तो बहुत बार हम कर चुके हैं। दिस वी हैव, सो दिस विल बी हैविंग 2 and this will be having 8। ठीक है, वो यहाँ पर आ गया 1। अब Na ने सोचा मेरे पास ऑलमोस्ट 8 है पर एक एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा वाले को करो बाहर, तो इसने मारी इसको लात और ये गया बाहर। अब क्योंकि ये चला गया है बाहर, बाहर जाने का मतलब क्या हुआ, ये शेल आपकी हट जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन आपका हट जाएगा, तो ये गैशियस एलिमेंट था। अब गैशियस से ये एलिमेंट कन्वर्ट हो जाएगा आपका Na पॉजिटिव में, और ये बाहर ऐसे ही नहीं गया कि मैं अकेला बैठा हूं तो नहीं, इसने बोला अगर मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, अपना चीज कोई दे रहा हूँ, अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूँ, तो आई वुड बी नीडिंग सर्टेन सॉर्ट ऑफ एनर्जी, और इस सर्टेन सॉर्ट ऑफ एनर्जी को ही हम बोलते हैं क्या, अपनी आयनाइजेशन एनर्जी। इसी को बोला जाता है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कहानी कंप्लीट। वहीं अगर हमारे पास बात आती है, ये तो बात हो गई कि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। सपोजिटली अगर मैंने Na की बात करी तो आई वॉज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को किया आउट तो हमारे पास बन गया Na पॉजिटिव, हमारे पास बन गया Na पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम की बात करती हूँ, मैग्नीशियम का होता है ये, तो अल्टीमेट शेल में बैठे हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो अल्टीमेट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी दिस विल बी योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो अल्टीमेट शेल में बैठे हैं, मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लास्ट शेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बोलते हैं क्या, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम सोडियम को देखते हुए अपना रंग बदलता है। अब रंग कैसे बदला जाएगा, रंग बदलेगा कैसे, मैग्नीशियम ने देखा सोडियम को कि भाई तेरे पास तो एक था, तू तो स्टेबल हो गया, तो मुझे भी कोई रास्ता बता। सोडियम ने बोला बहुत बढ़िया, तू एक काम कर, मेरी तरह फिलहाल एक लूज कर दे। मैग्नीशियम बोला ठीक है, पर मैं तो अभी भी एक और है मेरे पास, तो सोडियम ने बोला रुक जा, एक तो लूज कर, एक लूज कर दिया, तो इसमें जितनी एनर्जी चाहिए रही वो हमने बोल दिया आयनाइजेशन एनर्जी 1। अब मैग्नीशियम को लगा कि ठीक है एक लूज कर दिया पर अभी एक और बाकी है, और वो मुझे थोड़ा अनस्टेबल फील करा रहा है, मैं चाहता हूँ इसको लूज करवाओ। लूज करवाने का मतलब है अब हम लूज कराएंगे किस में से, इसमें से नहीं, अब हमारा मैग्नीशियम पहले था ये, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करा दिया, अब हमारा जो मैग्नीशियम नया बना वो ये है, तो अगर हमें आगे इलेक्ट्रॉन्स लूज कराने हैं तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैग्नीशियम सोडियम के कहने पर कहता है कि चल तू एक और लूज करा, तो अब हम इसमें से लूज कराएंगे, इसमें से नहीं, तो यहाँ से वी आर मेकिंग इट लूज, और यहाँ से हम बोलेंगे Mg+2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज आउट, और यहाँ की जो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाई जाएगी that will be your ionization energy 2। Similarly यहाँ से एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो है एल्यूमिनियम का।
एल्यूमिनियम बाकियों को देखते हुए, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो और आप अपना टिफिन खोल के बैठते हो, तो बाकी भी धीरे धीरे अपना टिफिन खोलना शुरू कर देता है। सिमिलर इज द केस विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ने देखा कि सोडियम मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके दे आर गेनिंग स्टेबिलिटी, तो ये काम अगर ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं। पर उसे ध्यान आया क्या कि उसके पास तो लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 3। सोडियम के पास 1 था, मैग्नीशियम के पास 2 थे, इस बेचारे के पास तो 3 है। तो ये क्या करेगा, इसने कहा कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन अपने लूज करने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक करके लूज करते हैं। तो एनर्जी 1 निकाली तो Al प्लस में कन्वर्ट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन आपका आ गया बाहर, और इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1। वेयरएज अगर हम दूसरे की बात करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकला Al प्लस 2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर ये आई आपकी आयनाइजेशन एनर्जी 2। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा क्योंकि अभी भी एक एक्स्ट्रा था, तो Al प्लस 3 आयनाइजेशन एनर्जी एंड IE3। ठीक है, अब ये तीनों आयनाइजेशन एनर्जी आ गई एंड नाउ इट इज ऑल्सो फीलिंग स्टेबल इन विच फॉर्म, इन दिस फॉर्म। इस स्टेट में आकर इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी एल्यूमिनियम जो है वो स्टेबल फील कर रहा था। इस स्टेट को बोलते हैं हम गैसियस ग्राउंड स्टेट। ध्यान से हमेशा इस स्टेट को बोलेंगे गैसियस ग्राउंड स्टेट, और यहाँ पर भी हम इस स्टेट को बोलेंगे क्या, गैसियस ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ये थी बात आपकी गैसियस ग्राउंड स्टेट की। अब यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम की 3 आई हैं, वेराज सोडियम की तो 1 ही थी, और आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की 2। यहाँ पर हम कैसे पता करें कि कौन सी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, कौन सी कम होगी। अब आपसे एग्जांपल लेते हैं। सपोजिटली आप कोई फ्रूट सेलर हो, अब फ्रूट सेल कर रहे हो, आपके पास कोई कस्टमर आया। अब उस कस्टमर ने बोला कि तुम मुझसे 100 रुपये ले लो और मुझे अपने मैंगोज दे दो। 100 रुपये में मैंगोज ले लिए। आपके साइड में कोई एक बंदा बैठा हुआ था, कॉम्पिटिटर आपका, कोई भी कॉम्पिटिशन हो सकता है, तो आपका एक कॉम्पिटिटर था। उसने क्या किया, उसने अपने मैंगोज तो बेचे, मतलब सेल कर दिया अपने मैंगोज टू अ कस्टमर, पर उसने जो प्राइस लगाया दैट वाज क्वाइट हाई। अब मेरे मन में या फिर आपके मन में भी तमन्ना आएगी, मैंने अगर मैंगो 100 रुपये के बेचे हैं और आपको मैंने देख लिया बेचते हुए 120 के, 120 रुपीज़ के, तो मेरे मन में भी तमन्ना आएगी कि क्यों ना मैं भी अपना प्राइस बढ़ाऊं। अब जो बिक चुके हैं वो तो गए, जो सिनेरियो हो चुका है वो तो गया। अब दूसरा जो सिनेरियो क्रिएट होता है, दूसरा कस्टमर जो आता है, तो उसके लिए आई विल बी रेजिंग माई प्राइस। अगर पुराने 100 के बेचे हैं तो अब आई विल बी रेजिंग माई प्राइस, जिसको बोला जाएगा क्या, रेजल अमाउंट या फिर हायर अमाउंट। ठीक है, तो वहीं से आयनाइजेशन एनर्जी का भी सिनेरियो आप जनरेट कर सकते हो क्या, अगर पुराना वाला मैंगो आप 100 का बेच चुके हो तो अगला वाला मैंगो पे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आप अपनी एनर्जी बढ़ा दोगे, आप अपने दाम बढ़ा दोगे। तो वही आयनाइजेशन एनर्जी कर रही है। इसके पीछे था ये तो लॉजिकल रीज़न कि याद कैसे रखें। अब है इसके पीछे एक केमिकल रीज़न। केमिकल रीज़न क्या हो सकता है, केमिकल रीज़न जानने के लिए आते हैं एल्यूमिनियम के केस पर। एल्यूमिनियम क्या, मास हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 13। अब ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से पहले इसको जितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स का साथ देना था दैट वाज 30। अब अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब उसे पकड़ के रखने हैं अपने 12 इलेक्ट्रॉन्स। वेराज अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब और इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो 11 इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो 10 इलेक्ट्रॉन। अब सोचो 13 को 13 लोग देख रहे हैं तो मैनेजेबल केस है। अब 13 लोगों को सिर्फ 12 लोगों को देखना है तो ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। रिमेंबर दैट फैमिली का केस वाला कि अगर 10 मेंबर्स हैं तो ज़्यादा केस मिलेगा, ज़्यादा केक मिलेगा। तो यहाँ पर वही तो हो रहा है क्या कि यहाँ के जितने भी मेंबर्स थे उनमें से 3 मेंबर्स ने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली और वो वहाँ का केक खाएंगे। तो यहाँ पर जितने मेंबर्स बचे यानी कि 10 मेंबर्स बचे, आया केक 13 मेंबर्स के हिसाब से था पर बच गए 10 मेंबर्स, तो बचे हुए मेंबर्स को केक एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। एंड रिमेंबर दैट होल केक इन इटसेल्फ वाज नथिंग बट द न्यूक्लियर चार्ज।
अब क्योंकि ये न्यूक्लियर चार्ज है, दैट केक इज अ न्यूक्लियर चार्ज। अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी तो शायद ये एग्जाम्पल रिलेट ना कर पाओ। तो अब ये जो केक है ये न्यूक्लियर चार्ज है। इतना न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ 12 लोगों को देखेगा, 11 को, और अल्टीमेटली इतना न्यूक्लियर चार्ज 10 लोगों को देखेगा। पहले इतना न्यूक्लियर चार्ज 13 को देख रहा था, अब इतना न्यूक्लियर चार्ज 10 लोगों को देखेगा। आपको नहीं लगता कि अगर वार्डन के सामने बच्चे कम होंगे तो वार्डन ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पाएगी? अगर आपकी वार्डन के सामने बच्चे कम होंगे तो वार्डन अच्छे से ध्यान रख पाएगी। तो इन बच्चों का ध्यान, 13 वार्डन को 10 बच्चों का ध्यान रखना है। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि कितना आसान हो जाएगा कि उनको टाइटली बाउंड करके रखना, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना? तो सिनेरियो थोड़ा हो जाएगा स्ट्रिक्ट। मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, आपका जो एटॉमिक रेडियाई होगा वो हो जाएगा सबमर्ज, मतलब आयनिक रेडियाई। अब तो आयनिक रेडियाई हो जाएगा थोड़ा नजदीक। आपको याद है हमने पढ़ा था एनायनिक रेडियाई जो होता है वो होता है बड़ा, कैटायनिक रेडियाई हो जाता है छोटा, और जो आपका एटॉमिक रेडियाई रहता है वो रहता है सेंटर में। मतलब जो आपका एटॉमिक रेडियाई है वो रहता है सेंटर में। यहाँ आता है आपका एनायनिक रेडियाई और यहाँ आता है आपका कैटायनिक रेडियाई। ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ये सिनेरियो बन रहा था, क्योंकि हमारे पास ये सिनेरियो बन रहा था, कौन सा वाला? ये वाला। हमारे पास ये सिनेरियो बन रहा है एटॉमिक रेडियाई से नॉर्मल रेडियाई कम है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्या? आयनिक रेडियाई इज डिक्रीज्ड। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर रेडियाई कम हो गया, मतलब न्यूक्लियर चार्ज का असर ज्यादा, और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड करके रखेगा। जो जितना टाइटली बाउंड करके रखेगा, आपको नहीं लगता कि उसको निकालने में, उसके इलेक्ट्रॉन को खींच के निकालने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमें लगेगी? तो वही काम तो हो रहा है। मतलब जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पहले 13 को 13 देख रहे थे, 13 लोगों को 13 लोग देख रहे थे, अब 13 लोगों को सिर्फ 10 लोगों को देखना है। तो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बड़ा है, और जितने लोगों को देखना है वो है कम। तो रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी ज़्यादा, स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड करके रखता है, और ऐसे में से इलेक्ट्रॉन निकालना, ऐसे में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो जाएगा बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर, जिसकी वजह से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? what we can conclude is that हम कह सकते हैं हमेशा हमेशा जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 होती है वो छोटी होती है देन दैट ऑफ 2 एंड देन दैट ऑफ 3। दिस इज व्हाट आई वाज प्रिपेयरिंग यू ऑल फॉर। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ आयनाइजेशन 1 सबसे छोटी एंड सो ऑन। यह टेबल आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी को 4 5 लेना चाहता है, जो होता नहीं है सिनेरियो, पर आप चाहो तो कुछ भी करा सकते हो। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं आपके, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मेरे पास है अपना बेरिलियम। अगर मेरे पास है बेरिलियम और मेरे पास है बोरान, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर लिखा 4, बोरोन का लिखा 5, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1। मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा ही आपको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली देखा जाए तो 4 और 5 में से कौन बड़ा है? 4। तो आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट शुड हैव बीन हाई फॉर बोरॉन। दिस वाज आवर एक्सपेक्टेशन। बट व्हाट इज हैपनिंग इज, ऐसा नहीं होता। एक्सपेक्टेशन इज नॉट ऑलवेज रियल। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है दैट इज व्हाट, बेरिलियम की ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू बोरॉन। मतलब बेरिलियम से ज्यादा एनर्जी लग रही है निकालने में इलेक्ट्रॉन को एज कंपेयर टू बोरॉन। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका राज छिपा है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या कहना चाहते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है यहाँ देखो s ऑर्बिटल है और यहाँ देखो p ऑर्बिटल है। मैं आपको अगर बताऊं तो s ऑर्बिटल की शेप इज व्हाट, समवॉट स्फेरिकल, वेयर एज आपकी p ऑर्बिटल की जो शेप होती है दैट इज समवॉट डम्बल।
ठीक है, अब सब कोई तो डंबल नहीं देख सकता, तो पी का डंबल देख लो। स्फेरिकल जो शेप है दैट इज दिस। तो इस स्फेयर के ऊपर अगर हम अपना न्यूक्लियर चार्ज लगाएं तो दैट विल बी यूनिफॉर्म। आपका जो न्यूक्लियर चार्ज लगेगा स्फेरिकल शेप के ऊपर दैट विल बी यूनिफॉर्म। वेयर एज यहाँ का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कंफ्यूजन में है, क्योंकि डंबल इधर है और इधर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर 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 है, बट न्यूक्लियर चार्ज तो सारी तरफ है ना। न्यूक्लियर चार्ज का रूप तो कुछ इस तरीके से है, तो इतने जगह पे तो वेस्ट है ना, सिर्फ इतनी जगह पर ही वो काम का है। तो इस वजह से आपका p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू s ऑर्बिटल से। ये था पहला रीजन। तो आपको जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप कहाँ से निकालोगे, p को प्रेफर करोगे एज कंपेयर टू s। लेकिन अंधों की तरह प्रेफर नहीं करना। अंधों की तरह मतलब कैसे हुआ, ये जैसे कि आपके पास s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल को अगर देखें तो इट कैन ओनली अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसके पास सिनेरियो हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अगर हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो p ऑर्बिटल के पास खूब सारे सिनेरियो बन सकते हैं। ठीक है, why I'm making 4। ठीक है, तो ये p के कुछ ही सिनेरियोज मैंने बनाए हैं, आप बहुत सारे बना लेना। यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको देखना पड़ेगा क्या, आपको फॉलो करना पड़ेगा एक रूल जो आपने सेकेंड यूनिट में पढ़ा होगा। दोज हु आर एक्सपेक्टिंग मी टू ब्रिंग द सेकेंड यूनिट काइंडली कमेंट मी डाउन सो दैट आई कैन रीच अप टू योर एक्सपेक्टेशन। केमिस्ट्री नहीं पहुंच पाई तो क्या हुआ, एटलीस्ट आई कैन ट्राई। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर जो आप रूल फॉलो करोगे दैट विल बी हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर हाफ फिल्ड शेल और यह है कंप्लीटली फिल्ड शेल। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड यूजुअली स्टेबल मानी जाती हैं एज कंपेयर टू ये आधी अधूरी फिल हुई। ये तो हाफ फिल्ड है, ये स्टेबल मानी जाएगी। दिस इज कंप्लीटली फिल्ड। बाकी जितने भी आप सिनेरियोज बनाओगे वो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे। अगर हम ये वाला सिनेरियो देखते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा, बहुत ज्यादा आसान रहेगा, बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही कौन सा सिनेरियो बन जाएगा, हाफ फिल्ड का सिनेरियो बन जाएगा। और हमें पता है क्या, हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड को बोला जाता है मोर स्टेबल। ठीक है, तो इस वजह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं अपने बोरोन और बेरिलियम का केस को कि बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। सॉरी, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है क्योंकि बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। मुश्किल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तो एस ऑर्बिटल है। एस से निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल। एस से निकालना क्यों मुश्किल है, एक तो उसकी शेप की वजह से, दूसरा रीजन ये है कि वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा नजदीक रहता है और पी ऑर्बिटल क्या है, न्यूक्लियस से दूर रहती है। तो जितनी ज्यादा न्यूक्लियस के पास नजदीकी होगी किसी भी ऑर्बिटल की, वो एस भी हो सकती है पी भी हो सकती है, जितनी ज्यादा नजदीकियां उतना ही ज्यादा आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी। सोचो, आप कोई मौलिका हो या फिर आप कोई विलन हो किसी भी टीवी सीरियल के, तो विलन होने के नाते अगर आपके ओपोनेंट में या फिर जिसके लिए आप विलन हो उसमें अगर बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है तो आपको ज़्यादा मिन्नतें या फिर ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा एनर्जी या फिर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ताकि आप उस रिश्ते को तोड़वा सको। अब रिश्ता तोड़वाने के लिए तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहेगी, तो वही तो है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज के बीच का रिश्ता तोड़वाना है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो बस यही था कि एस ऑर्बिटल से एनर्जी निकालनी है तो स्फेरिकल शेप की वजह से, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की वजह से, या फिर क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज के पास जो है डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है इस वजह से एस ऑर्बिटल इज प्रेफर्ड, सॉरी पी ऑर्बिटल से निकालना इज प्रेफर्ड एज कंपेयर टू एस। तो लिख देते हैं p orbital is preferred over s for ionization energy। क्यों, पहला रीजन s ऑर्बिटल की शेप। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन हो सकता है आपका क्या, s orbital is near to nucleus and
hence more nuclear charge। और तीसरा आप समटाइम्स में ले सकते हो जो कि है क्या, हाफ फिल्ड, हाफ या फिर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। इसी के साथ, क्योंकि इतना कर लिया है तो इसी के साथ एक और सिनेरियो कर लेते हैं जो कहता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन। हमें सिर्फ नाम पता है, सिर्फ नाम, ना मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की ज़्यादा है, ना मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन की ज़्यादा है, सिर्फ मैंने आपको बताया ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी मुझे कंपेयर करके बतानी है। आई एम जस्ट अवेयर ऑफ दैट, मुझे रीज़न भी पता, मुझे सिर्फ रीज़न पता है, आंसर तक पहुँचना है। तो देखो, ऑक्सीजन की पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सारी कहानी कहाँ से पता चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं तो फिर इट विल बी 1s2 2s2 एंड 2p4। वेर एज नाइट्रोजन की अगर लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p3। बना देते हैं, बना दो, खाली लास्ट वाली ऑर्बिटल बना दो, 1 2 3। यहाँ देखो 1 2 3, अरे यहाँ तो बड़ा अच्छा सीन आ गया। यहाँ पे कौन सा सीन आ गया, यहाँ तो हाफ फील्ड का सीन आ गया। और यहाँ पर कैसा सीन है, हाफ फील्ड तो नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो जाए तो हम पहुंच जाएंगे किस पे, हाफ फील्ड पर। इफ रिमूव देन वी शैल रीच टू हाफ फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है देन वी शैल रीच टू हाफ फील्ड। सो व्हाट इज हैपनिंग, अगर हम ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, जिसकी वजह से इसको कम एनर्जी पर ही नेगोशिएट करके हम अपनी कम एनर्जी पर ही नेगोशिएट करके हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। वेराज ये तो ऑलरेडी हाफ फील्ड है, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, ये तो चाहता ही नहीं कोई इसके पास आए या इसका इलेक्ट्रॉन निकाले। तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, कंपेरेटिवली इसकी आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी ज़्यादा। ठीक है, तो आप एटॉमिक नंबर देख के हमेशा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपका न्यूक्लियर चार्ज ही इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा होगा, नहीं। इट कैन बी योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आपकी हाफ फील्ड, या फिर आपकी एस ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन के पिटारा की तरफ, जो कि आपकी बुक्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये तो न्यूमेरिकल पोर्शन, सॉरी नॉट न्यूमेरिकल, ये तो शायद एग्जाम्पल्स में देवर मेंशन। तो आपको बता देते हैं कि हमने कहाँ तक के क्वेश्चंस वी कैन ट्राई। कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन पीडीएफ। ओके, द क्वेश्चन 1 2 3, हाँ, these three questions are like theoretical questions. So if you want to approach these questions, so you can just directly open the book and you can just approach them, because they're asking about the Mendeleev and the basic theme of organization. The first basic theme was your Dobnier's law, then your law of octaves and so on. So these are the theoretical questions. You can just mark them accordingly. Coming to this question, on basis of quantum number, justify that sixth period. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड से जो पहले इंफॉर्मेशन दैट वी कैन ग्रैब इज एन हमारा 6 है। अगर एन की वैल्यू 6 है तो पीरियोडिक टेबल के पास हम निकाल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे, आप निकालो एल की वैल्यू जो कि होती है 0 1 2 3 4 5। ये चीज़ें आप सीख कर आए हो यूनिट 2 में, आई एम अज्यूमिंग। ठीक है, अगर आपने एन की वैल्यू 6 रखी, एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रखी, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आती है आपकी एस पी डी एफ जी एंड एच, लाइक दिस, ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स आएंगे। पर यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी हम सिक्स्थ ऑर्बिटल फिल करेंगे तो हमने देखा था क्या, ऑफ वॉ प्रिंसिपल देखा था। और वो प्रिंसिपल कहता है क्या, कि जब आप सिक्स्थ ऑर्बिटल फिल कर रहे हो तो 6s और 6p के बीच में आप क्या रखोगे, अपना 4f और 5d रखोगे। तो जब हम अपना 6s f d p भरेंगे
तो S कितने इलेक्ट्रॉन ग्रैब कर सकता है? जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो S ले सकता है 2, F will take how many 14, D will take how many 10 and P will take 3. This makes your, no sorry not 3 actually, it will go for 6. तो यहाँ से आप जस्टिफाई कर सकते हो क्या कि आपके हो जाएंगे कितने 32 एलिमेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल से होगा और यही के क्वांटम नंबर्स आपको बताने हैं, क्योंकि ये वाले जितने भी क्वांटम नंबर्स होंगे दीज टू ये तो बाद में फिल होंगे ना अकॉर्डिंग टू ऑफ क्वांटम नंबर से आपने ये निकाला, ये निकालने के बाद ये आप ऑफ के अकॉर्डिंग जो है चीजें फिल करोगे, तभी आपको एटॉमिक नंबर में सिखाया गया था। तो ऑफ रूल के हिसाब से जब आप ये चीजें फिल करोगे तो समवॉट दिस विल बी योर कॉन्फ़िगरेशन। 6s और 6p के बीच में आपको लेकर आना है एक कम वाला f, दो कम वाला f, एक कम वाला d, दैट इज द ट्रिक। और इसी से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं एंड देन you will get to know. Coming on to the next, we have in terms of period and group, where should you locate the element? Where should you locate the element with Z is equals to 114? So, in order to locate our element Z is equal to 114, Z is equals to 114, इसके लिए फिर से आपको क्या बनाना पड़ेगा? ऑफ रूल। ऑफ रूल क्या कहता है? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p के बीच में एक कम वाला d, 6x 6p एक कम वाला d, दो कम वाला f। लाइक दिस आप कैलकुलेट करोगे 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 और धीरे धीरे आप इनके आगे एटॉमिक नंबर लिखोगे कि इसके अंदर 1,2 आ सकते हैं, यहाँ पर कितने आ सकते हैं? 2 उधर आ गए, 3 4 4 एंड 6 विल गिव यू 10, तो अप्रोक्सीमेटली 10। ठीक है, तो ऐसे आप पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे। टेबल कंस्ट्रक्ट करते 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 आपको पता चलेगा कि यहाँ पर से ही हमने आंसर निकाल लिया कि 14 तो ग्रुप हो जाएगा और 14th ग्रुप का पीरियड हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो ये आपके पीरियड्स हैं जो ये लिखे हैं ऑफ बॉर्न में, जो ऐसे लिखा है। सो दीज आर योर पीरियड्स, और ऐसे आपको ग्रुप के बारे में पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 कौन से ग्रुप में है। तो लाइक दिस, तो जब हम ऑफ प्रिंसिपल करेंगे एटॉमिक यूनिट का, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। वैसे अभी भी समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। विच एलिमेंट, ये लोग हम क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कहता है ओके, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एज why do elements in same group have similar physical and chemical properties? नहीं करेंगे हम लोग। what does atomic radii ionic radii mean to you? इसके ऊपर पूरा प्रीवियस लेक्चर था, तो गो एंड वॉच आवर प्रीवियस लेक्चर और पूरा टिक डालो। हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन पीरियड एंड ग्रुप? ये पूछ रहे हैं एटॉमिक रेडियाई पीरियड में कैसे जाता है, ग्रुप में कैसे जाता है। हमें पता है अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं इन अ ग्रुप, तो नीचे जाते 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 साइज होता है इंक्रीज, तो इट विल इंक्रीज। और पीरियड में उसका उल्टा, मतलब कि डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपका न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज? हाँ, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो कहती है क्या, अब है आपके पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब होता है, आइसो मीन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके किसी भी स्पीशी के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उनको बोला जाता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे फ्लोरीन है, अगर फ्लोरीन की नॉर्मली बात करते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होने थे, पर क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन भी है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, तो दैट मेक्स इट 8। तो फ्लोरीन के पास कितने एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स 8। आर्गन की अगर हम बात करें तो आर्गन के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट यू विल काउंट। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, वेट, ये तो 9 होता है ना, तो दैट विल मेक 10। फ्लोरीन के पास नॉर्मली 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, दैट मेक्स 10।
आर्गन की बात करें तो 10। मैग्नीशियम का यूजुअल नंबर 12 होता है, पर इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इसका नंबर क्या बन गया, इसका नंबर बन गया 10। सिमिलरली रुबिडियम के लिए आप निकालोगे तो यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बनी, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में आए, फ्लोरीन में, आर्गन में और मैग्नीशियम। ठीक है, लाइक दिस यू विल कैलकुलेट। ये स्पीशीज को कंसिडर करो, व्हाट इज कॉमन इन ऑल देम। अगर हम ये स्पीशीज को कंसिडर करते हैं तो इन सब में कॉमन क्या है, एल्यूमिनियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम के पास 10, इसके पास 11 होते हैं, इसने एक लूज कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 9 होते हैं, इसने एक गेन कर लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो इसने भी गेन किए एंड गेन किए। तो सब में क्या कॉमन है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई, इंक्रीजिंग रेडियाई के ऑर्डर पर जाने के लिए हमें पता है क्या, सबसे ज़्यादा होता है आप सबसे छोटा आपका कैटायनिक, फिर आपका एटॉमिक और फिर आता है आपका एनायनिक। ये हमारे पास ऑर्डर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो सारे कैटायंस को कर लो एक तरफ, जो कि पहुंचेंगे सबसे ऊपर, फिर आपके पहुंचेंगे सारे नेगेटिव आयंस, और उनमें भी आपको अरेंज करके लगाना पड़ेगा इनको, क्या, पीरियड या फिर ग्रुप में। तो अगर हम लगाते हैं तो पहला आता है ना मांगो एल्यूमिनियम, एंड दे आर इन पीरियड। पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है आपका, पीरियड में जाते हैं तो नंबर हो जाता है कम, नंबर हो जाता है कम। याद है हमने एल्यूमिनियम वाला किया था जिसमें एल्यूमिनियम 3 का सबसे कम आ रहा था। तो अगर इनके ऊपर प्लस चार्जेस हो जाते हैं, अगर इनके ऊपर प्लस चार्जेस हो जाते हैं तो आयनिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड विल चेंज होगा, तो उस हिसाब से आप चार्जेस लगाओगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एनायनिक रेडियस, ये बात हो रही है एनायनिक रेडियस की, तो ये भी आते हैं आपके ऐसे पीरियड के अंदर, नॉफ। ठीक है, ये भी पीरियड के अंदर आते हैं, पर इनके ऊपर भी चार्जेस लगे हुए हैं, तो लाइक दिस यू विल अरेंज। ठीक है, then we have why cation are smaller and anion larger in radii than their parent atoms. Cation and anion because of the nuclear charge, difference in the nuclear charge is their point. Then we have what is the significance of the terms isolated gaseous and ground state while defining ionization energy and electron gain enthalpy. Coming on to the next question, we have this important question 3.15. This question when we say electron and hydrogen, हाँ ionization एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम। नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट में से और उस इलेक्ट्रॉन को लेकर जाते हैं बहुत ज़्यादा दूर, मतलब इन्फिनाइट लेवल के ऊपर, ताकि अट्रैक्शन बहुत कम हो जाए और वो वापस इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। तो इलेक्ट्रॉन निकाल के वी आर टेकिंग इट टू फार मतलब इन्फिनाइट एनर्जी के ऊपर, जहाँ की एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होगी, जीरो। तो अगर आपको एनर्जी दी है -2.18 10⁻⁻⁻18 जूल्स, अगर आपको एनर्जी दी है इतनी, वेराज अगर इन्फिनाइट एनर्जी निकालेंगे तो इतनी होगी। हमें पता है इन्फिनाइट एनर्जी हमेशा बड़ी होगी इस कंपेयर टू एनर्जी के, तो हम निकाल लेते हैं अपना डेल्टा ई। अगर हमने डेल्टा ई निकाला तो वी शैल बी डूइंग व्हाट, जीरो माइनस माइनस एंड दिस माइनस विल मेक इट प्लस 2.18 10⁻⁻18 जूल्स, जो कि हो जाएगा आपका सेम 2.18। ठीक है, ये आपकी हो गई नॉर्मल एनर्जी। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट, कैलकुलेट दी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल। अब यहाँ पर हमने टोटल एनर्जी तो निकाल ली, बट यहाँ पर जो सवाल है वो जूल पर मोल का है। इस एनर्जी को पर मोल बनाने के लिए हमें याद करना पड़ेगा अपना यूनिट 1 का कंसेप्ट, जो कि मोलर कंसेप्ट था। एक मोल की एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करते हो, उसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। तो बस कुछ नहीं करना, ये जो एनर्जी आई है आप इसको अवोगाड्रो नंबर के साथ खेल करो, और खेल करने के बाद आपकी जो एनर्जी होगी वो जूल पर मोल में कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स अवोगाड्रो नंबर से आप निकालोगे एंड देन यू विल मल्टीप्लाई इट एंड देन यू विल रीच योर आंसर। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का, ये ऑर्डर है सेकंड पीरियड का। बीई के पास
इंथैल्पी, इसको एंथैल्पी बोलते हैं। बेरिलियम और बोरॉन का केस है, आपको नहीं लग रहा है ये हम अभी अभी कंसिडर करके आए हैं। देन यू हैव oxygen has lower than that of nitrogen and fluorine. This also we have just covered, so we can write just. Then we have another topic related to ionization energy only. There are so many questions, so we shall be continuing this lecture again in the next class so that we can cover all the questions related to your ionization energy. Till then, stay blessed and keep watching. ChemUp Academy. Chemistry simplified. Success amplified.